वो आवाज जो कश्मीर की राजनीति की आवाज है, वो आवाज जो नरेंद्र मोदी की आलोचक है। अगर वही आवाज ये कह दे कि नेहरू गांधी से बहुत बेहतर, नरेंद्र मोदी द न्यू कश्मीर मेकर, तो आप क्या कहेंगे? आज इतिहास के हम कुछ पन्ने खोलेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कश्मीर को लेकर नेहरू, इंदिरा और राजीव से कोई ब्लंडर हुआ था, और क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर की पॉलिसी को लेकर एकदम सही ट्रैक पे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल इसकी वजह है उमर अब्दुल्ला का एक बयान। एक यूट्यूब चैनल के मंच पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी जो चुनाव कश्मीर में हुए थे, एक भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं था जहां रीपोलिंग हुई हो। उनका कहना था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ था। तो क्या कश्मीर में इससे पहले फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते थे? और क्या नरेंद्र मोदी, जिन पर विपक्ष कहता है कि भाई ये तो ईवीएम हैक कर लेते हैं, उन्होंने कश्मीर में ईवीएम क्यों नहीं हैक किया? आज हम अतीत के पन्नों से जानेंगे कि आखिर कश्मीर पॉलिसी सबसे बेस्ट किसकी है और आखिर क्यों नरेंद्र मोदी नेहरू गांधी फैमिली से आगे जाते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उमर अब्दुल्ला का वो बयान बता देता हूं जिसके बाद ये सारी चर्चा छिड़ी है कि कश्मीर पॉलिसी किसकी बेहतर थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 3 बार सांसद रहा हूं, 3 बार विधानसभा में भी रहा हूं। यह जो इलेक्शन अभी JNK में हुआ है, यानी 4-5 महीने पहले वाला, एक भी बंदा दिखाओ जिसने कहा है कि धांधली हुई हो। एक भी पोलिंग स्टेशन में धांधली नहीं हुई। मैं चुनाव भी हारा हूं, पर मैंने कभी मशीन को दोष नहीं दिया है। उमर अब्दुल्ला उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कम से कम बड़ी ईमानदारी से अपनी हार भी कबूली है, और अब वो ये कह रहे हैं कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक भी पोलिंग स्टेशन दिखाओ जहां रीपोलिंग हुई। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि देश के बाकी हिस्सों में चुनाव में हिंसा की घटनाएं आती, लेकिन कश्मीर में नहीं आई। इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर हुआ। अब यहां सवाल आता है कि क्या कश्मीर में यह पहली बार था जब इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते थे? नेहरू के जमाने में क्या होता था? इंदिरा गांधी के जमाने में क्या होता था? राजीव गांधी के जमाने में क्या होता था? आज मैं आपको अतीत के वो सारे दस्तावेज ओपन करूंगा, और वो बड़े प्रामाणिक दस्तावेज हैं। आज मैं आपके सामने रामचंद्र गुहा की एक किताब के पन्ने पलटूंगा। रामचंद्र गुहा वो नाम है जिन्हें बीजेपी और आरएसएस की लॉबी, इनके समर्थक कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन रामचंद्र गुहा वो नाम है जिनकी मॉडर्न हिस्ट्री पर अच्छी पकड़ है। अब मैं आपको रामचंद्र गुहा की एक किताब है भारत नेहरू के बाद, उसके कुछ पन्ने पलटूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नेहरू, इंदिरा और राजीव से कश्मीर को लेकर क्या गलतियां हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 1966 की एक चिट्ठी। वो चिट्ठी जो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को लिखी थी। यह तब की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो चुका था और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। कश्मीर पर लोकतंत्र के रक्षक जेपी की सोच, यानी कश्मीर पर लोकतंत्र के रक्षक जयप्रकाश नारायण क्या सोचते थे। लोकतंत्र के रक्षक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरजेंसी के बाद जो आंदोलन हुआ था और जिस चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी शिकस्त हुई थी, उस पूरे इमरजेंसी वाले आंदोलन को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसीलिए ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस किताब के पेज नंबर 34-35 पर रामचंद्र गुहा क्या लिखते हैं और किन क्रेडिबल सोर्सेस के हवाले से लिखते हैं। जेपी ने इंदिरा गांधी को 1966 में एक चिट्ठी लिखी और कहा कि कश्मीर की समस्या का एक ही समाधान है, शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करके कश्मीर को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता देना, यानी भारत में विलय की वास्तविक शर्तों के साथ स्वायत्तता। अब स्वायत्तता शब्द का क्या मतलब है? स्वायत्तता शब्द का मतलब है कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन वहां का जो शासन होगा उसमें पूरा दखल शेख अब्दुल्ला का हो, ना कि दिल्ली का दखल हो। इसी को कहते हैं स्वायत्तता, यानी ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस होने का मतलब है कि हम दिल्ली के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, यानी कि जो एक गवर्नर बैठता है उस शासन से हम मुक्त रहेंगे, और जम्मू कश्मीर की जो जनता चाहती है वही कश्मीर में होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये चिट्ठी किसने लिखी? जेपी ने लिखी है चिट्ठी इंदिरा गांधी को कि कश्मीर समस्या का एक ही हल है, शेख अब्दुल्ला को रिहा करो। अब शेख अब्दुल्ला जेल में क्यों थे? शेख अब्दुल्ला को पंडित नेहरू ने भी जेल में रखा था। इनफैक्ट ही वॉज इंटर्न्ड ओवर अ डिकेड। इसका मतलब है कि वो 1 दशक से ज्यादा समय तक जेल में थे। फिर जब उन्हें रिहा किया गया था, उस बीच उन्होंने चीन के प्रीमियर थे, उनसे कोई जिक्र कर लिया था जिसको भारत में राजद्रोह माना गया था, उनसे कोई बात कर ली थी कश्मीर समर्थन को लेकर।
जिसके बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी वो नजरबंद थे। तभी जेपी कह रहे थे कि शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करो, कश्मीर को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता देना ही इकलौता विकल्प है। अब शेख अब्दुल्ला का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीर की उस समय वही आवाज थे और पूरा कश्मीर शेख अब्दुल्ला की तरफ उम्मीद की नजरों से देखता था कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसका हल हो। अब वो कश्मीर के लोग क्या सोचते थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, शेख अब्दुल्ला की सोच कैसे समय के साथ बदली ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें इसी किताब भारत नेहरू के बाद इस किताब के और पन्ने पलटने होंगे। अब मैं आपको वो पन्ने पलटता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे वक्त के साथ शेख अब्दुल्ला की सोच बदली और कश्मीर की समस्या कॉम्प्लेक्स बन गई। अब यहां एक चीज गौर करने वाली है, अभी मैं जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहा था वो 1966 की थी जो जेपी ने इंदिरा को लिखी थी। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद कश्मीर की एक बड़ी आवाम पाकिस्तान से नाराज हो जाती है। वो ये समझ जाती है कि अब हमें दिल्ली का ही साथ देना होगा, पाकिस्तान की तरफ देखने से अब कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद 1971 आता है, बांग्लादेश के निर्माण की जंग होती है, पाकिस्तान खंड खंड हो जाता है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश बन जाता है और तब भारत में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी, उसका प्रसार बहुत तेजी से होता है। अब देखिए क्या होता है। इसी किताब भारत नेहरू के बाद इसके पेज नंबर 112 का मैं जिक्र कर रहा हूं। 1964 में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को अयूब खान से मिलने भेजा था। अयूब खान यानी पाकिस्तान। इस तरह नेहरू ने स्वीकार कर लिया था कि कश्मीर विवाद में पाकिस्तान भी एक पक्ष है। देखिए, नेहरू ने कश्मीर विवाद में पाकिस्तान को एक पक्ष मान लिया था। लेकिन 1971 की जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि पुरानी स्थिति खत्म हो चुकी है। यानी इंदिरा गांधी मान रही हैं कि जो नेहरू ने किया अब वैसे हालात नहीं हैं। अब कश्मीर के लोगों को समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि अब वैसे हालात नहीं हैं, वो स्थिति खत्म हो चुकी है। यानी एक तरह से इंदिरा गांधी कश्मीर पर नेहरू की पॉलिसी को खारिज कर रही हैं। उधर शेख अब्दुल्ला ने भी अपने लोगों से कह दिया था कि इस्लामाबाद की तरफ देखने से अच्छा है दिल्ली से समझौता करना। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ देखने से अच्छा है दिल्ली से समझौता करना। सितंबर में अपने 67वें जन्मदिन पर शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है। देखिए, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट था। शेख अब्दुल्ला जिन्हें कश्मीर की आवाज माना जाता था और जो कश्मीर समस्या के लिए पाकिस्तान से अप्रोच भी करते थे, चाहे नेहरू के कहने पे करते हो, चाहे कश्मीरी आवाम के समर्थन में कहते हो, चाहे वो अपने इंटेंट पे कहते हो। लेकिन सच ये है कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की ओर रुख किया था, पाकिस्तान की ओर देखा था। लेकिन अब हालात कैसे बदल जाते हैं। 1965 की जंग और 1961 की जंग के बाद जब पाकिस्तान का रियल कैरेक्टर एक्सपोज होता है, तब शेख अब्दुल्ला का मन भी परिवर्तित होता है और अपने 67वें जन्मदिन पर शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है। आज आप पूछिए तो लोग, जब अनरेस्ट था, कश्मीर अनरेस्ट, उस दौरान लोग क्या कहते थे कि भाई हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम तो कश्मीरी हैं। लेकिन उससे कई साल पहले शेख अब्दुल्ला ने अपने बर्थडे पे कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है। और जिन्हें भी शेख अब्दुल्ला के इस दावे पे शक हो वो ये किताब पढ़ लें, भारत नेहरू के बाद, जो कि रामचंद्र गुहा की किताब है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। कश्मीर पॉलिसी को लेकर नेहरू गांधी परिवार ने कैसे अपना जो पुराना स्टैंड था उसको या तो चेंज किया या फिर उनके स्टेप से कश्मीर पॉलिसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो आपने जाना कि कैसे इंदिरा गांधी ने कश्मीर पॉलिसी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी उसको खारिज किया और अपना एक स्टैंड लिया। और अब मैं आपको ले चलता हूं 1984 में। देखिए 1984 में क्या होता है। इसी किताब भारत नेहरू के बाद के पेज नंबर 226 पे क्या लिखा है। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी उन राज्यों की तरफ देखने लगी जहां कांग्रेस विरोधी सरकार थी। इंदिरा जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करना चाहती थी। यानी शेख अब्दुल्ला से आ गए अब हम फारूक अब्दुल्ला, जो कि उनके बेटे थे। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को इंदिरा गांधी बर्खास्त करना चाहती थी। राज्यपाल थे बीके नेहरू, तब कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे बीके नेहरू, जो रिश्ते में इंदिरा गांधी के चचेरे भाई लगते थे। उनका नाम था बीके नेहरू। जब बीके नेहरू को यह पता चला कि इंदिरा गांधी तो जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त करना चाहती हैं, तब उन्होंने कहा कि यह कदम असंवैधानिक होगा, यानी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आप ऐसा मत करिए।
इसके बाद इंदिरा ने संजय गांधी के करीबी रहे जगमोहन को जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल बना दिया। हालांकि तब संजय गांधी नहीं थे, लेकिन जो जगमोहन थे उनकी नजदीकी थी संजय गांधी के साथ। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बीके नेहरू को हटाकर जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया। क्यों? क्योंकि बीके नेहरू की हिम्मत इतनी हो गई थी, उन्होंने कह दिया इंदिरा गांधी को कि आप अपने मन के फैसले मत करिए, वो असंवैधानिक होगा। इंदिरा गांधी ने यह सुना और फिर उनको बदल दिया। जुलाई 1984 में जगमोहन ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बंटवारा करा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फूट पड़ा दी, और ये फूट कैसे पड़ी इसका जिक्र भी इस किताब में है। नई दिल्ली से थैलियां भर के रुपए भेजे गए ताकि फूट पड़े, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला पार्टी थी और सत्ता में थी, नई दिल्ली से थैलियां भर भर के पैसे भेजे गए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट पड़े। फारूक को सदन में बहुमत साबित करने का मौका तक नहीं मिला, उन्हें आधी रात बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। इसके बाद कश्मीरियों को लग गया कि दिल्ली की सरकार उन्हें अपने मर्जी से राज करने नहीं देगी। यानी जब फारूक अब्दुल्ला को हटाया गया, उनकी बर्खास्तगी का जो आदेश है वो आधी रात आया। इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो सदन में अपना बहुमत साबित कर सके, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा धड़ा था उसको आगे बढ़ा दिया गया। और ये कैसे हुआ, ये सब इस किताब में जिक्र है। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, हिंदी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, हिंदी एडिशन की, पेज नंबर 226। और ये कौन करता है? कश्मीर में सत्ता को जानबूझ के तोड़ना, ये काम होता है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1984 में ही इंदिरा गांधी की दुखद हत्या होती है, और उसके बाद देश की कमान संभालते हैं उनके बेटे राजीव गांधी। अब देखिए राजीव गांधी के टाइम में क्या होता है। 1984 से 1989 ये जो 5 साल थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। और उस दौरान क्या होता है, फिर मैं कह रहा हूं, भारत नेहरू के बाद रामचंद्र गुहा की इस किताब का पेज नंबर है 253। राजीव गांधी ने JNK में बवाल करा दिया। कैसे, वो देखिए। 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए। कश्मीरी नेताओं ने MUF नाम से एक मोर्चा बनाया। MUF मतलब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। जितने भी कश्मीर के अलगाववादी कहिए या कश्मीरी नेता कहिए, उन सब ने मिलकर एक मोर्चा बनाया, उसका नाम रखा MUF, यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इस चुनाव में व्यापक धांधली हुई, और MUF के नेताओं को प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित कौन करेगा? जाहिर सी बात है, स्टेट मशीनरी। हालांकि कांग्रेस NC गठबंधन के चुनाव जीतने की संभावना थी, यानी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन किया था वो फेवरेट था, वो चुनाव जीत रहा था। लेकिन धांधली करके इस जीत को महान बनाने की कोशिश की गई। धांधली हुई 1987 के कश्मीर इलेक्शन में। खुफिया ब्यूरो ने माना कि 13 सीटों पर धांधली करके MUF को हराने की कोशिश की गई। कितनी सीटों पर? खुफिया ब्यूरो के हवाले से कह रहे हैं इस किताब में, पेज नंबर 253। खुफिया ब्यूरो ने माना कि 13 सीटों पर धांधली करके MUF को हराया गया। इस चुनाव के बाद कश्मीर के लोगों को दिल्ली से कोई हमदर्दी नहीं रही। झुंड के झुंड कश्मीरी बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सेना के टेरर कैंप में चले गए। टेरर कैंप मतलब वो कैंप जो भारत विरोधी थे, जहां जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां गजवाए हिंद का नारा लगता था, जहां कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब दिखाया जाता था, और वो कैंप ऑपरेट करती थी पाकिस्तानी आर्मी। यानी 1987 के इलेक्शन के बाद कश्मीर का जो रियल अनरेस्ट है वो शुरू हुआ। और उसके बाद 90 के दशक में आप जानते हैं कैसे वहां आतंकी ग्रुप बने, कैसे कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। यहां एक चीज जान लीजिए, जो मैं 1987 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं ना, यहां हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, जिसका तब नाम यूसुफ शाह होता था, उसने भी ये चुनाव लड़ा था 1987 का, और इसी MUF से लड़ा था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का जो अभी चीफ है सैयद सलाउद्दीन, MUF का कैंडिडेट था। लेकिन उसे भी कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीत गया था, लेकिन उसका यह कहना था कि उसे धांधली करके हराया गया, जिसके बाद वो नाराज हो गया, बॉर्डर पार चला गया। और यूसुफ जो नाम था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका नाम यूसुफ शाह था, तो वो बन गया सैयद सलाउद्दीन, जो कि 12वीं सदी का एक इस्लामिक कमांडर था, उसके नाम पे उसने रख लिया। और उसने भारत के खिलाफ ही जिहाद छेड़ दिया, जो कि आज तक जारी है, क्योंकि उसका संगठन अभी भी एक्टिव है। यह 1987 में हुआ। तब PM कौन थे? 1987 में हुआ, तब PM कौन थे? तब PM थे राजीव गांधी।
हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, राजीव गांधी ने देश के बाकी हिस्सों में शांति के लिए बहुत प्रयास किए थे, और इसीलिए जब मैं इस किताब का हवाला दे रहा हूं तो इस किताब में राजीव गांधी को लेकर रामचंद्र गुहा ये भी कहते हैं कि इंदिरा का ये बेटा भी कम नहीं। इसका मतलब राजीव गांधी की कई ऐसी खूबियां थी जिसको वो प्रेस करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि जब राजीव गांधी पीएम थे, कश्मीर में इलेक्शन हुए, तब क्या हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया रामचंद्र गुहा की किताब के हवाले से कि कश्मीर पॉलिसी पर दिल्ली का स्टैंड कैसे चेंज हुआ। नेहरू थे तब क्या था, इंदिरा थी तब क्या था, और राजीव थे तब क्या था। मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे 1987 के चुनाव में धांधली हुई जब राजीव पीएम थे, कैसे जब इंदिरा पीएम थी तो कश्मीर की जो सरकार थी उसको दो फाड़ करके सीएम को ही आधी रात बर्खास्त कर दिया गया। मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे नेहरू ने पाकिस्तान को भी एक पक्ष बना लिया कश्मीर विवाद में। इसके बाद नरेंद्र मोदी आते हैं, सत्ता संभालते हैं। 2014 में ही बाढ़ आती है, 1000 करोड़ का नरेंद्र मोदी बजट देते हैं। 370 2019 में हटता, उससे पहले नरेंद्र मोदी 18 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं। यह बताता है कि नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी कितनी सीरियस है। अभी आप तय करिए कि आप नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि 370 जिसे कश्मीर की बेड़िया कहा जाता था, उस बेड़ी को इस सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो हटाया है, जो काटा है, उसके बाद से कश्मीर को लेकर एक अलग राय बनी है। कई लोग बताते हैं कि मोदी की कश्मीर पॉलिसी सुपरहिट है, तो कई लोग कहते हैं कि यह संघ और बीजेपी का एजेंडा है। इतिहास के अतीत से जरा देखिए, पन्ने पलटिए और आप खुद ही समझिए कि कश्मीर को लेकर कौन संजीदा है। क्यों? क्योंकि मोदी ने, चाहे खेल हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे G20 का सम्मेलन कराना हो, मोदी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने की पहल तो की ही है। कश्मीर को यह यकीन भी दिलाया है कि दिल्ली आपके लिए फिक्रमंद है। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का यह बयान कि इलेक्शन पूरी तरह फ्री एंड फेयर था, और जिसके बाद उमर अब्दुल्ला सीएम भी बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। आप देखिए, ये सब जो परिवर्तन है वो बताता है कि दिल्ली का विजन कश्मीर को लेकर सीरियस है, और नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति बहुत बेहतर है।